नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे ये वाले फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूपी पीसीएस 2020 के मेंस के लिए हमारे दो प्रोग्राम चल रहे हैं। एक 80 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 4 क्वेश्चन पर डे दिए जाएंगे और पूरा उसका कंप्लीट फीडबैक मिलेगा। और दूसरा जो है ऑफिशियल टेस्ट सीरीज होगी जिसमें 12 फुल लेंथ जीएस के पेपर दिए जाएंगे, उसके फुल लेंथ आंसर दिए जाएंगे और कंप्लीट जो है पूरी चेकिंग होगी। 20-20 क्वेश्चन होंगे हर पेपर में, ठीक है। जैसे ऑफिशियल पेपर आता है वैसे ही होगा और कंप्लीट चेकिंग होगी, कंप्लीट मॉडल आंसर मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9696066089 8562880530। ग्रीटिंग्स एवरीवन, ये सीरीज हमने यूपीपीएससी मेंस 2020 को देखकर बनाई है और यहाँ पर हम यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि यूपीपीएससी मेंस 2020 के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम देखेंगे कि उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करके अपने आंसर्स को और बेहतर बना सकते हैं। ये हमारा वैल्यू एडिशन पार्ट 3 है। तो लेक्चर शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि यह वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं और आप चाहें तो हमारे पेड ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी, ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे पेड कोर्स से ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सभी पीडीएफ दे दी जाती हैं, इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाती है और जो हमारे रेगुलर टेस्ट होते हैं उससे आप घर बैठे ही अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलरली इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको अपने डिवाइस पे टेलीग्राम को इंस्टॉल करना है और उस पर स्टडी फॉर सिविल सर्विस को सर्च करके उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये बिल्कुल ही फ्री है और इसमें आपको सभी नोटिफिकेशंस दे दी जाती हैं। और अधिक किसी भी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के क्वेश्चन को शुरू करेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 1 से। और क्वेश्चन है, डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस मेड इन इंडिया आफ्टर 1858। 1858 के बाद भारत में किए गए प्रशासनिक परिवर्तनों पर चर्चा करें। जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी, ठीक है, जिसको कि हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, उसके बाद जो है जो पूरा जो ब्रिटिश प्रशासन है उसको एक बहुत ही बड़ा झटका लगा था और उन्होंने सोचा कि इस तरीके की क्रांति फ्यूचर में कभी भी ऐसी उत्पन्न ना हो। लोगों के मन में जो है उनके प्रति जो है ऐसी भावना जो अगर जागृत हो भी गई है तो इतना विद्रोह का कारण ना बने, इतने बड़े पैमाने पे विद्रोह ना हो, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रशासनिक परिवर्तन किए थे। ठीक है, बहुत सारे प्रशासनिक बदलाव किए थे जो कि इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे इसको टैकल करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अभी तक क्या होता था, 1857 तक जो भारत पर शासन कौन कर रहा था, भारत पे शासन कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी में भी जो डायरेक्टर्स थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, ठीक है, डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जरिए जो है भारत पे शासन किया जा रहा था, भारत को गवर्न किया जा रहा था। लेकिन 1857 के बाद क्या होता है, 1857 के बाद हम देखते हैं कि ये जो पूरी जो पावर है जो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है लेकर कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई, वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी भारत पर शासन करने की। ठीक है, भारत को गवर्न अब इस 1857 के बाद किसने किया, उसने किया ब्रिटिश क्राउन ने। ठीक है, इसके साथ ही इंडिया में एक सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया। ठीक है, एक सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया जिसको कि हम सचिव भी कहते हैं। सचिव को अपॉइंट किया गया और ये डायरेक्टली किसके लिए जिम्मेदार था, ये डायरेक्टली इसकी जवाबदेही किसके प्रति थी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति थी। ठीक है, जो ब्रिटिश सांसद थी उसके लिए ये जो सेक्रेटरी था वो जिम्मेदार था। तो हम अल्टीमेटली कह सकते हैं कि किसके पास इंडिया को शासन करने की पावर थी, वो थी सांसद के पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से जो पावर है इंडिया को रूल करने की वो किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है 1857 के बाद। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। जितनी भी प्रशासनिक शक्तियां हैं उसका विकेंद्रीकरण पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। वो क्यों जोर दिया गया, अब हम इसको भी समझ लेंगे। इंडिया में उस टाइम पे जब 1857 के समय जो है बहुत सारे जो हैं रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी, बहुत सारे निर्माण के कार्य किए जा रहे थे, तो बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। तो उसी के लिए वित्तीय कठिनाइयाँ जो थी उससे निपटने के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने विकेंद्रीकरण या फिर डिसेंट्रलाइजेशन का सहारा लिया। इसमें उन्होंने क्या किया, सरकार ने जो है नगर पालिकाओं और जो जिला बोर्ड थे उसके ज़रिए लोकल गवर्नमेंट को बढ़ावा
बढ़ावा दिया। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया और उनको ये ऐसी शक्तियाँ प्रदान की, उनको पावर्स प्रदान की कि वो कोई भी लोकल टैक्सेस लगा के अपनी लोकल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। लोकल टैक्सेस से वो अपनी लोकल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, अब हम इसको समझेंगे। क्योंकि जैसे जैसे हमारा ब्रिटिश से कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे थे, बहुत साल हो गए थे, करीब 150 साल बाद इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 में आ गई थी। तो बहुत सारा जो है 150 साल में जो है बहुत सारा जो हमारा ब्रिटिश से कांटेक्ट बढ़ा था, उसके ज़रिए वहाँ यहाँ के लोगों ने, जो इंडियंस ने देखा कि जो ब्रिटिश की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो किस तरीके की है। और यहाँ पे फिर इंडियंस ने भी इसी तरीके से डिमांड करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनसे टैक्सेस कलेक्ट कर रही है तो उनको कुछ सुविधाएं भी प्रदान करें, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, और पीने का पानी, साफ़ पीने का पानी है, हेल्थ है। तो इस तरीके की उन लोग ने जो एमिनिटीज़ हैं, इस तरीके की जो सुविधाएं हैं, वो ब्रिटिश सरकार से मांगनी शुरू कर दी। और ब्रिटिश सरकार ने देखा कि इन सब डिमांड्स की वजह से अगर उनकी पूरी नहीं हो रही हैं तो लोगों में जो है असंतोष जो है उत्पन्न हो रहा है। यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनमें बहुत ज़्यादा असंतोष उत्पन्न हो रहा है, और एक नेगेटिव फीलिंग पूरी ब्रिटिश क्राउन की तरफ उनकी बढ़ रही है। तो इसलिए वहाँ पर ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर हम अगर डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं, अगर विकेंद्रीकरण कर देते हैं, और जो लोकल गवर्नमेंट है उनको अगर हम शक्ति दे देते हैं कि वो लोकल टैक्सेस से वहाँ के लोकल लोगों की जो लोकल नीड्स हैं उसको पूरी कर सकें। और यहाँ पर लोग जो है वो टैक्सेस देने पर भी नहीं कतराएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो भी पैसा है वो वापस से उनको सुविधा देने के लिए उनसे टैक्सेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो जितने भी व्यापारी थे, जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जितने लोग काम कर रहे थे, उन पर एक्स्ट्रा टैक्सेस का बर्डन नहीं डालना चाह रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अल्टीमेटली हम टैक्सेस का बर्डन किस पे डालें, वो लोकल पीपल पर ही डालेंगे, और उसी पैसों से जो है उनकी नीड्स को पूरा किया जाएगा। लेकिन जो इंडियंस हैं उन्होंने इस पूरे डिसेंट्रलाइजेशन को किस तरीके से देखा, उन्होंने देखा कि ये एक नया ब्रिटिश सरकार का तरीका है उनसे पैसे या फिर टैक्सेस निकलवाने का। तो इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा असंतोष जो है वो फैल रहा था इंडियंस के बीच में ब्रिटिश क्राउन के प्रति। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे चेंजेस इन आर्मी। ठीक है, आर्मी जो है पूरी जो उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे गए। उसके पूरे स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि बहुत सारे चेंजेस लाए गए 1857 के बाद। उसमें क्या क्या चेंजेस आए, अब हम एक नज़र उस पर डाल लेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स की जो नीति थी कि जितनी भी की स्ट्रैटेजिक पोजीशंस हैं, जितनी भी रणनीतिक पदों हैं, उस पर जो है अभी भी अंग्रेज़ों का ही डोमिनेंस जो है वो बरकरार था। उन जितनी भी टॉप पोजीशंस थी, जितने भी स्ट्रैटेजिक पोजीशंस थी, उस पे वो लोग क्या करते थे, उस पे केवल यूरोपियंस का ही हक था। वो केवल यूरोपियंस को ही उन पोजीशंस पे रखा जाता था और इंडियंस को उन पोजीशंस पे नहीं रखा जाता था। ऐसा हम लोग देखते हैं कि 1914 तक इंडिया के जो कोई भी इंडियन जो है वो सूबेदार के ऊपर जो है उसको कोई भी रैंक नहीं मिली थी किसी भी इंडियन को। तो हम देखते हैं कि जितनी भी की पोजीशंस है, स्ट्रैटेजिक पोजीशंस है, उस पर डोमिनेंस किसका है, उस पर डोमिनेंस यूरोपियंस का ही बरकरार रहा 1857 के बाद भी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एक आर्मी में जो ब्रिटिश पर्सन थे, ठीक है, जितने भी यूरोपियंस थे, उनका और इंडियन का प्रपोर्शन जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, ताकि जो है जितने भी आर्मी मैन है, इंडियन आर्मी मैन है, वो जो है आगे कोई भी विद्रोह ना कर सकें। तो इसके लिए जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वहाँ पर तो जितनी भी जो बंगाल आर्मी थी उसमें हर 2 इंडियन के ऊपर एक ब्रिटिश को रखा गया, और जो मद्रास और बॉम्बे की आर्मी थी वहाँ पे हर 5 इंडियन के ऊपर 2 यूरोपियंस को रखा गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रपोर्शन जो है आर्मी में जो इंग्लिश मैन का जो प्रपोर्शन है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था।
इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, भेदभाव किया गया था जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर। जब भी आर्मी में कोई भी रिक्रूटमेंट होता था, जब भी किसी को पद दिया जाता था वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था जाति और धर्म के आधार पर। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसको दो तरीके से पूरी जो आर्मी में जो है मार्शल और नॉन मार्शल तरीके से जो है यहाँ पे डिवीज़न किया गया था। ठीक है, जो जितने भी जो जितने भी जो आर्मी थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में पार्ट लिया था, उनको वहाँ पे जो है जो आगे आने वाले समय में यहाँ के जो लोग थे, जैसे कि अवध है और बिहार है, सेंट्रल इंडिया है, साउथ इंडिया है, इन सब जगह के जो लोग थे उनको आर्मी में रिक्रूट नहीं किया गया 1857 में। और वो एरियाज जहाँ पर कि जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था 1857 की क्रांति में, वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट किया गया आर्मी में, जैसे कि सिख हैं, गुरखाज हैं, पठान्स हैं। इन लोग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया कि इन्हीं लोग को आर्मी में डिप्लॉय किया जा सके। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, जर्नल्स हैं, या फिर जितनी भी ऐसी मैगजीन्स हैं जो कि नेशनलिस्ट फीलिंग लोगों में उजागर कर रही हैं, तो इन सभी न्यूज़पेपर जर्नल्स की जो है इन्होंने इंश्योर किया कि ये सब न्यूज़पेपर और जर्नल्स जो हैं वो आर्मी तक ना पहुँचें। तो वहाँ पर ताकि लोगों में जो है नेशनलिस्ट भावनाएं जो हैं वो न जागृत हों, इसके लिए उन तक जो है न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स की सप्लाई को भी कट कर दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं पब्लिक सर्विसेज में क्या क्या बदलाव किए गए। ठीक है, सार्वजनिक सेवाओं में क्या क्या बदलाव किए गए। जिस तरीके से आर्मी में यहाँ पर जितने भी कीज पोजीशंस हैं, स्ट्रैटेजिक पोजीशंस हैं, वो यूरोपियंस के लिए रिजर्व थी। इसी तरीके से जितनी भी ऊंची पद थी, जितनी भी ऐसी पोजीशंस थी जहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहाँ पर भी यूरोपियंस को ही वहाँ पे नियुक्त किया गया था। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो इंडियन मैन को जो है वो बहुत ज़्यादा दूर रखा गया था। उनकी कोई भी भागीदारी नहीं थी, कोई भी पॉलिसी निर्धारित करने में या फिर किसी भी तरह के चेंजेस प्रपोज करने में जो है इंडियन मैन की कोई भी भूमिका नहीं थी, क्योंकि की स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पे कौन थे, वो यूरोपियंस का ही वहाँ पर उनकी ही नियुक्ति की जाती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंडियन मैन थे उनका अपने ही मिट्टी पे, अपनी ही धरती पे वहाँ की पॉलिसीज डिसाइड करने में कोई भी हक नहीं था। और इसके लिए जो है यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज़ भी अपनाई गई, जिससे कि इंडियन मैन को जो है सिविल सर्विस से बहुत ज़्यादा दूर रखा जा सके। इन्होंने क्या किया था यहाँ पर जो है पहले तो क्या होता था, पहले एग्ज़ाम्स जो होता था वो लंदन में होता था, तो बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे बहुत दूर जाके जो है एग्ज़ाम दे ही नहीं पाते थे। इससे भी यहाँ के जो लोग थे वो सिविल सर्विसेज में एंटर नहीं कर पाते थे। जो भी एग्ज़ाम होता था वो इंग्लिश मीडियम में होता था, और यहाँ पे जो है लोग जो है वो इंग्लिश मीडियम में उनको इतने ज़्यादा वो फ्लुएंट नहीं थे, इतने ज़्यादा वो दक्ष नहीं थे जो कि वो सिविल सर्विस का पेपर जो है वो क्रैक कर सकें। मैक्सिमम एज जो थी सिविल सर्विसेज के लिए उसको बार बार जो है वो घटाया गया। ये 1859 में जो मैक्सिमम एज थी वो 23 इयर्स थी, और इसको घटा के 1878 में, ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय में इसको घटा के कितनी कर दी थी, इसको घटा के 19 इयर्स कर दी गई थी। तो इसलिए इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था सिविल सर्विसेज का पेपर को क्रैक करके और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव के कोई भी की पोजीशन पर अपने हक को पाने के लिए। फिर हम देखते हैं द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन वाज एंडेड। ठीक है, पहले क्या होता था कि जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमने देखा था कि जहाँ पे अगर लीगल हेयर नहीं है तो उनके जो पूरा राज है वो उसको हड़प लिया जाता था। तो इस तरीके से एनेक्सेशन की जो उनकी पॉलिसी थी, ब्रिटिश की पॉलिसी थी, एक्सपेंशन की पॉलिसी थी कि अपने अपने एरिया को बढ़ाने की पॉलिसी थी, कि दूसरे राज्य को जो है अपने अंतर्गत बिल्कुल अपने कंट्रोल में कर लो। तो उन्होंने ये सारी पॉलिसी को जो है वो हटा दिया था, उस पर अब वो काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन। अपने जो है प्रशासनिक सुविधाओं के लिए जो ब्रिटिश क्राउन थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स थे जो थे उसके लिए जो पूरा इंडिया है उसको कई सारे प्रांतों में डिवाइड कर दिया था। लेकिन जो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे थे, इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पर भी जो हम देखते हैं कि जो
इनका यहाँ पे जो प्रेसिडेंसी थी, इसको कौन, इस पे कौन वो करता था शासन, इसको जो रूल करता था वो गवर्नर करता था। और उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स होते थे? वो 3 मेंबर्स होते थे। और इनको कौन अपॉइंट करता था? इनको डायरेक्टली क्राउन द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता था। तो हम देखते हैं कि हर जगह पे जो है ब्रिटिशर्स का होल्ड जो था, इंडिया पर शासन करने का जो होल्ड था, इंडिया को जो होल्ड करने का जो इंडिया की जो होल्ड करने की जो पावर थी, वो किसके पास थी? वो ब्रिटिशर्स के पास थी। तो इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से जो है इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया था। तो फिर इसके बाद हम देखेंगे कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। मतलब कि फूट डालो और राज करो की नीति पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया था। यहाँ पे जो है 1858 के बाद हम देखते हैं कि ये जो पूरा जो फूट डालो और राज करो की जो नीति है, इस पर ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। और यहाँ पे जो है प्रिंसेस को पीपल के अगेंस्ट जो है प्रिंसेस को पीपल के अगेंस्ट कर दिया था। और जो प्रोविंसेस हैं, एक प्रोविंस को दूसरे प्रोविंस के विरुद्ध कर दिया था। कास्ट अगेंस्ट कास्ट, ठीक है, एक जातियों के बीच में फूट डाली गई, ग्रुप अगेंस्ट ग्रुप, ग्रुप्स के बीच में फूट डाली गई। और अल्टीमेटली जो हम देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में भी बहुत ज़्यादा फूट डाली गई। और इसका सारा जो फ़ायदा किसने उठाया? वो ब्रिटिशर्स ने ही उठाया। इसके बाद हम देखते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस। प्रेस पर बहुत तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया, ताकि जो नेशनलिस्टिक फीलिंग है, लोगों में जो पेट्रियाटिक फीलिंग है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि राजा राम मोहन रॉय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया था प्रेस के लिए। अपने बहुत सारे अखबार निकाले थे, लोगों को बहुत ज़्यादा उनमें पेट्रियाटिक फीलिंग, नेशनलिस्टिक फीलिंग को जगाया था अपने मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के ज़रिए। लेकिन इसके बाद जो है 1857 के बाद हम देखते हैं कि बहुत तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था प्रेस के ऊपर, ताकि जो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के ज़रिए जो है लोगों तक जो है वो एक नई सोच को ना पहुंचा पाया जा सके। तो इस तरीके से बहुत तरीके से प्रेस पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक्सपेंडिचर जो था सोशल वेलफेयर पे, सामाजिक कल्याण पर, उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया। 1867 में जो टोटल जो हमारा रेवेन्यू था, वो था 47 करोड़। और उस पर में से सेना पर खर्च कितना किया गया? वो 19.41 करोड़ किया गया। और नागरिक प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना खर्च किया गया? 17 करोड़ किया गया। और जितनी भी सोशल सर्विसेज, सामाजिक सेवाएं हैं, उस पर केवल 2 करोड़ से भी कम का जो एक्सपेंडिचर व्यय किया गया। सोशल सर्विसेज में आती हैं हेल्थ है, एजुकेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है। इस तरीके से जितनी भी जो भी सर्विसेज हैं, उस पर बहुत ज़्यादा कम, उस पर एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पूरा जो ब्रिटिशर्स हैं 1857 के बाद, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने प्रशासन के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया। अपने प्रशासन को और टाइट करने के लिए और मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। हर तरह से जो है इंडियंस को रोका गया कि वो की स्ट्रैटेजिक पोजीशंस तक ना पहुंच पाए, जिससे कि आने वाले किसी भी समय में इस तरीके का विद्रोह न उत्पन्न हो पाए। ठीक है, तो ये हमने पूरा देख लिया पेपर नंबर 1 के क्वेश्चन को। अब हम चलेंगे पेपर नंबर 2 पर। और क्वेश्चन है, कंपेयर द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियों की तुलना करें। तो हम यूएसए के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्रेसिडेंट की पूरी जो पार्डनिंग पावर्स हैं, उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हाल ही में हम लोग देखते हैं कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं, उनको उनके पूरी तरीके से दोष से मुक्त कर दिया गया है। जो उनके एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो थे माइकल फ्लिन, उनको उनके पूरी तरीके से जो उनकी जो दोष था उससे मुक्त कर दिया गया था। माइकल फ्लिन जो थे, उन पर ये आरोप था कि उन्होंने एफबीआई जब उनसे पूछताछ करी थी 2016 के यूएसए के इलेक्शन के लिए, तो उन्होंने एफबीआई से, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से कई तरीके के झूठ बोले थे। लेकिन यहाँ पर जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, जो उनकी संवैधानिक शक्ति है, उसका यूज़ करते हुए उन्होंने जो है माइकल फ्लिन को पूरी तरीके से उनके दोष से मुक्त कर दिया था। तो इसी वजह से ये जो पूरी पार्डनिंग पावर है यूएसए की, ये बहुत ही ज़्यादा इस समय लाइमलाइट में है। और ये हमारे आने वाले हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंस रखती है। तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि आखिर जो यूएसए के प्रेसिडेंट है उसकी क्या क्या पार्डनिंग पावर्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उनको ये संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि वो किसी भी व्यक्ति को जो है उसको पूरी तरीके से उसके दोष से क्षमा कर सकते हैं, उसको पार्डन कर सकते हैं या फिर उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये काम नहीं होगा, ये कम होगा, तो उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं या फिर उसकी जो सज़ा की जो प्रकृति है उसको बदल सकते हैं। तो ये सब किसको दिया गया है? ये सब यूएसए के प्रेसिडेंट को, यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं उनको ये संवैधानिक, उनको ये कॉन्स्टिट्यूशन से जो है ये अधिकार दिया गया है। और ये जो प्रेसिडेंट की जो पावर है क्षमा करने की, ठीक है, जो राष्ट्रपति की जो क्षमा करने की पावर है ये पूरी तरीके से असीमित है। ठीक है, ये असीमित है, ये लिमिटलेस है और इस पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है। मतलब कि इस पर जो है इस पर जो है इस पर कोई जो कांग्रेस है, वहाँ की जो लेजिस्लेचर है, वहाँ की जो विधायिका है, वो इस पावर को किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है, किसी भी तरीके से प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। तो ये एक लिमिटलेस पावर है और उस पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ये जो है राष्ट्रपति जो है यूएसए के, उनकी एक डिस्क्रिशनरी पावर माना जाता है, मतलब कि विवेकाधीन शक्ति मानी जाती है और इसके लिए उन्हें किसी भी तरीके का जवाबदेही उनकी नहीं होती है। उन्होंने ये ऐसा फैसला क्यों लिया, इस पर उन्हें कोई भी कारण बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ये उनकी एक डिस्क्रिशनरी पावर पे आता है, मतलब कि उनकी ये एक विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत जो है उनकी पार्डनिंग पावर्स आती है। और ये जो पूरी ये जो उनकी शक्ति, जो संवैधानिक शक्ति जो है, ये कहाँ पे दी गई है? ये आर्टिकल 2 ऑफ सेक्शन 2 में दी गई है। धारा 2 का अनुच्छेद 2 है, उसमें इन्होंने यहाँ पर जो है पार्डनिंग पावर्स का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अपराधों के लिए प्रविलंबन और क्षमा देने की शक्ति जो है वो किसके पास है? वो यूएसए के प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन इसमें भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिट्स हैं जिसको कि वहाँ के राष्ट्रपति जो है वो भी क्रॉस नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि ये जो पावर है, उनकी जो क्षमादान की जो शक्ति है, ये केवल संघीय अपराधों पर ही केवल लागू होती है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो है उसको वहाँ के प्रेसिडेंट ने जो है वहाँ पे तो क्षमादान दे दिया गया है, लेकिन वहाँ पर जो है उसको व्यक्तिगत रूप से जो है वहाँ के जो राज्य के कानून हैं, जो वहाँ के स्टेट्स के जो लॉ हैं, उसके अंतर्गत जो है उन पर ट्रायल किया जा सकता है। तो ये केवल संघीय अपराधों तक ही उसकी जो यूएसए के प्रेसिडेंट है उनकी ये पावर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो लिमिटेड है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो पावर है ये इम्पीचमेंट के केसेस पे जो है वो अप्लाई नहीं होती है। मतलब कि महाभियोग के जो मामले होते हैं उसमें ये जितनी भी राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो वहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हालांकि यहाँ पे जो इनकी पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटलेस है, लेकिन इसमें भी फिर भी कुछ सीमाएं हैं जिसकी की बात हमने यहाँ पर कर ली है। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर जो है इंडिया के प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर है और पार्डन पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्टिकल 72 जो है, आर्टिकल जो 72 है, अनुच्छेद 72 है वहाँ भारतीय संविधान का, उसमें ये उल्लेख किया गया है कि प्रेसिडेंट के पास जो है वो पार्डन की पावर होगी। उसको जो राष्ट्रपति है वो एक ऐसे व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति देता है जो किसी भी मामले में किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। तो इसमें कुछ निम्नलिखित मामले हैं जिसमें कि केवल जो है भारतीय राष्ट्रपति है वो वहाँ पे क्षमादान की अपनी शक्ति को यूज कर सकता है। वो कौन कौन सी है हम उसको देख लेंगे कि कोई भी संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के संदर्भ में दिए गए दंड में, ठीक है, जब भी कोई भी केंद्रीय कानून के खिलाफ जब अपराध होता है तो उसके लिए जो है केवल जो है राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति को यूज कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं सजा अगर कोर्ट मार्शल या फिर सैन्य अदालत द्वारा दी जाती है तो उस केस में भी राष्ट्रपति जो है वहाँ पे अपनी क्षमादान की शक्ति का जो है यूज कर सकता है। या फिर जो मृत्यु दंड होता है, मौत की सजा होती है, कैपिटल पनिशमेंट होती है, सेंटेंस ऑफ डेथ होती है, उसमें भी जो है
प्रेसिडेंट जो है अपनी पार्डनिंग पावर्स का यूज़ करके जो है अब उसकी पूरी तरह उसको अपने सज़ा से मुक्त कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो कौन-कौन सी पार्डनिंग पावर्स क्या-क्या हैं। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी सीमाएँ हैं, उसकी भी बहुत सारी लिमिटेशंस यहाँ पर भी दी गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी। सबसे पहले ये बात है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कार्य करता है। अगर मंत्रिमंडल की जो कार्य अगर सलाह नहीं होगी तो राष्ट्रपति जो है अपनी पार्डनिंग पावर्स का यूज़ नहीं कर सकता है। जबकि यूएसए के प्रेसिडेंट में हमने देखा था कि जो उसकी पावर जो है वो लिमिटलेस है और वो खुद से ही अपने जो यूएसए का प्रेसिडेंट होता है वो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, विवेकाधीन पावर होती है। लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट क्या कर रहा है? इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो केवल कैबिनेट की सलाह पर ही, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनकी सलाह पर ही किसी को जो है वो क्षमादान जो है वो दे सकता है। तो यहाँ पर जो इंडियन प्रेसिडेंट है उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, जबकि यूएसए के प्रेसिडेंट की पावर जो है वो लिमिटलेस है और उसे कोई भी जवाबदेही उसकी नहीं होती है। इसके बाद हम देखेंगे ही कैन नॉट एक्सरसाइज हिज पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि सरकार से स्वतंत्र वो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति से गुहार लगाता है कि उसकी सज़ा को कम कर दिया जाए या उसे उसकी सज़ा से मुक्त कर दिया जाए, तो क्या होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस दया याचिका को क्या करते हैं, वो मंत्रिमंडल की सलाह लेने के लिए वहाँ पे होम मिनिस्ट्री में भेज देते हैं। ठीक है, और होम मिनिस्ट्री जो होती है वहाँ से वो जो जिस भी राज्य का मामला होता है वहाँ पे उस राज्य में भेजा जाता है और उनके जवाब आने के बाद ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या जो भी कैबिनेट होती है, मंत्रिपरिषद जो होती है, वो अपनी सलाह राष्ट्रपति को देती है और उसी के अनुसार जो है राष्ट्रपति क्षमादान की अपनी शक्ति का यूज़ करता है। तो जो भी कैबिनेट कहती है वही राष्ट्रपति को करना होता है। हालांकि यहाँ पे जो है इसकी जो राष्ट्रपति, जो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है, वो जो प्रेसिडेंट है वो कैबिनेट को या फिर मंत्रिमंडल को, मंत्रिपरिषद को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए वो एक बार कह सकता है कि आप जो भी आपका डिसीजन है उस पर एक पुनर्विचार कर लीजिए, उसको एक बार रिकंसिडर कर लीजिए। लेकिन अगर फिर भी कैबिनेट जो है वो दोबारा से या तो बदल के या अपना वो फैसला बदल दे या फिर अगर वो दोबारा से वही फैसला देती है तो उसके लिए राष्ट्रपति जो है उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है और वो किस पे डिपेंड करती है, वो पूरी तरीके से जो है मंत्रिपरिषद पे या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो उन्हीं की सलाह पर काम करता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उनकी पावर लिमिटलेस है, लेकिन इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनकी पावर जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो यहाँ के मंत्रिपरिषद पर ही डिपेंड करती है। वो उनके अनुसार ही, इंडिया का जो राष्ट्रपति होता है वो मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्य करता है। तो यहाँ पे बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस दी गई हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि क्या क्या जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स पे या फिर क्षमादान शक्ति पर बहुत सारे जो है सुप्रीम कोर्ट के भी दिशा निर्देश हैं। तो जैसे कि पहले अगर हम बात करें तो मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मारूराम बनाम केंद्र सरकार जो है, इसके ये जो पूरा केस था इसके लिए उन्होंने क्या कहा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार की सलाह पर ही जो है प्रेसिडेंट जो है वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो वो केवल वो अपनी उसकी जो है वो ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, उसको ये विवेकाधीन शक्ति नहीं दी गई है, वो कार्य जो है वो कैबिनेट की सलाह पर ही करेगा, वो गवर्नमेंट की सलाह पर ही प्रेसिडेंट जो है अपनी शक्ति का ये प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं रंगा बिल्ला केस। इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि जो भी है ये जो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो जो उसकी शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि वो केवल कैबिनेट की सलाह पर ही काम कर सकता है। यहाँ पे इसके बाद हम देखेंगे केहार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केहार सिंह बनाम भारत संघ। इसमें कहा गया था कि जो भी राष्ट्रपति द्वारा जो पार्डनिंग पावर्स का जो प्रयोग किया जाता है ये न्याय संगत नहीं है, ये जस्टिसिएबल
पॉसिबल नहीं है, मतलब कि इसको जो उनकी जो पावर है उसको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। उसके लिए किसी भी कोर्ट में नहीं जाया जा सकता कि जो प्रेसिडेंट है उसने अपनी पावर का यूज़ किया है या पावर का यूज़ क्यों नहीं किया है। इसके लिए इसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। ये एक नॉन जस्टिसिएबल है, ये न्याय संगत नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे इपुरु सुधाकर वर्सेस आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। इपुरु सुधाकर और जो आंध्र प्रदेश सरकार का जो बनाम जो आंध्र प्रदेश सरकार का जो केस था, उसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि जो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो जब भी अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो वो क्या होता है, वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उसकी कहीं पे भी जवाबदेही नहीं है या फिर उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो इसमें क्या है, ये एक न्यायिक समीक्षा के भी अधीन है अगर इंडियन प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे अपनी पार्डनिंग पावर यूज़ करता है तो जैसे कि आर्टिकल 72 में तो जो है आर्टिकल 72 में तो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 161 में कि क्या क्या यहाँ पे जो जितने भी राज्य हैं उनके जो राज्यपाल के पास भी बहुत सारी समाधान शक्ति है और जो कि प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर से कम है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि जो गवर्नर की पार्डनिंग पावर है और जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है उसमें एक दो जो है वहाँ पे इनमें अंतर भी हैं। तो वो क्या अंतर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर जो इंडियन प्रेसिडेंट है उनके पास कौन कौन सी जो है पार्डनिंग पावर्स हैं। जैसे कि हम बात करते हैं क्षमा की, ठीक है, जो कि है क्षमा या फिर पार्डन। क्षमा का मतलब होता है कि इसमें जो है दंड और जो बंदीकरण है दोनों को पूरी तरीके से हटा दिया जाता है। जितनी भी सजा होती है उससे पूरी तरीके से किसी व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे लघुकरण, ठीक है, लघुकरण जिसको कि कहते हैं कम्यूटेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें होता है जो सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है। जैसे कि अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसकी सजा की प्रकृति को बदल के उसको कठोर कारावास किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है लघुकरण। तीसरा है परिहार जिसको हम कहते हैं रेमिशन, परिहार जिसको हम कहते हैं रेमिशन, जिसमें जो सजा की अवधि है उसको कम कर दिया जाता है। अगर किसी की सजा जो है 5 साल की है तो उसको कम करके 2 साल या 3 साल की कर दिया जाता है। इसके बाद जो एक और प्रेसिडेंट की जो पावर है वो है रिस्पाइट। रिस्पाइट को कहते हैं विराम, ठीक है, विराम। इसमें जो है किसी विशेष परिस्थिति की वजह से किसी व्यक्ति की सजा को कम कर दिया जाता है। जैसे कि किसी की अगर कोई जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसकी सजा को कम कर दिया गया, या फिर अगर कोई व्यक्ति जो है उसकी कोई डिसेबिलिटी है, अगर कोई उसकी शारीरिक अपंगता है तो उसकी वजह से भी उसकी सजा को कम कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे रिप्रीव जो कि प्रविलंबन है। तो किसी दंड को कुछ समय तक के लिए टाल दिया जाता है। जैसे कि अगर किसी को फांसी की सजा हुई है तो उसको कुछ समय तक के लिए टाल देने को हम कहते हैं प्रविलंबन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे जो इंडियन प्रेसिडेंट है उनके पास भी बहुत सारी पार्डनिंग पावर्स हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं इन कंपैरिजन टू यूएसए के प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किस पे काम करते हैं, वो कैबिनेट की सलाह पर ही काम करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन पेपर नंबर 2 से है, ये 2 है, पेपर नंबर 2 से है। और क्वेश्चन है एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडिया। भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन के महत्व का विश्लेषण करें। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा देख लेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो अगर हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य संगठन है, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी की स्थापना कब हुई थी, वो 2001 में हुई थी। और इसके अभी वर्तमान में कितने मेंबर्स हैं, उसमें 8 मेंबर्स हैं जो कि हैं चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया जो है एससीओ के मेंबर्स कब बने हैं, वो 2017 में बने हैं। और ये अभी हाल ही में जो एससीओ की वर्चुअल मीटिंग हुई है उसमें जो है इंडिया परमानेंट मेंबर बनने के बाद उसका ये तीसरी मीटिंग जो है इंडिया ने अटेंड की है परमानेंट मेंबर बनने के बाद, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं जो कि हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया,
ठीक है। तो इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, एक नज़र हम उस पर भी डाल लेंगे। इनका उद्देश्य है कि बहुत तरीके से इसमें जो है एक सहयोग, जितने भी जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके सहयोग की बात करता है, जैसे कि व्यापार, ट्रेड में, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, पॉलिटिकल कोऑपरेशन। ये जितने भी रीजन के मेंबर्स हैं, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन के इसके मेंबर्स हैं, उसमें ये बहुत तरह की कोऑपरेशन की बात करता है। ट्रेड कॉपरेशन, रिसर्च कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स में हर तरीके के कॉपरेशन की बात करता है। इसके साथ साथ ये इकोनॉमिक टाइप्स पे भी बात करता है, इकोनॉमिक टाइप्स, कल्चरल टाइप्स की भी बात करता है, जिसमें कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति, ऊर्जा, पर्यटन, इन सभी क्षेत्र में जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उसके आपसी सहयोग को और उनके बीच के संबंध को बढ़ाने की भी बात करता है। इसी के साथ साथ जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं और ये जो पूरा क्षेत्र है सेंट्रल एशिया का, ये इसको क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं, ठीक है। यूरेशियन, इसमें इसके जो मेंबर्स हैं वो यूरेशियन नेशंस के हैं, मतलब कि कुछ इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं वो यूरोप के हैं और कुछ एशिया के हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना भी इसका एक उद्देश्य माना जाता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो अब हम देखेंगे कि आखिर इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए ये क्यों ज़रूरी है, या फिर इंडिया का इसके लिए क्या महत्व है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन किसको माना जाता है, वो एससीओ को ही माना जाता है कि ये सबसे बड़ा जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एससीओ ही है। और इसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, आर्थिक विकास के, इसलिए जो है इंडिया के पास इसमें बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि यहाँ पे जो है 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है यहाँ पे रहती है, और इसमें वर्ल्ड जीडीपी का कितना प्रतिशत की हिस्सेदारी है, वो है 22% के करीब हिस्सेदारी है। तो इंडिया के पास जो है एक आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक टाइप के बाद एक आर्थिक विकास के लिए बहुत ही बड़ा जो है एक मौका इंडिया के पास होगा। और साथ साथ हम देखते हैं कि इंडिया के लिए जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा रीजन है, जीडीपी का 22%, करीब 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी जो है उसकी हिस्सेदारी जो है एससीओ के पास है। तो यहाँ पर इंडिया को पूरा एक नया बाजार भी मिलता है, अपने जितने भी उसके प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, अपनी सर्विस को दूसरे देश में जाके प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरह से इंडिया के पास एक बहुत बड़ा मार्केट का भी जो है मार्केट का भी एक मौका है, एक नए बाजार के लिए मौका है, अगर वो एससीओ के साथ अपने संबंध को और ज़्यादा अच्छा कर लेता है। तो इसके साथ साथ हम देखेंगे कि मिलिट्री कॉपरेशन, ठीक है, रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, सैन्य का भी बहुत सहयोग मिलेगा इसे। आर्मी से भी जो है एक मिलिट्री कॉपरेशन जो है वो भी इंडिया को मिलने की बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस हैं। एक ये जो पूरा एससीओ है, ठीक है, ये एक एंटी टेररिस्ट ग्रुप है, मतलब कि ये एक गैर अ, गैर आतंकवाद संगठन है। और ये जो है पूरा ये एससीओ जो है पूरे रीजन में, जैसे कि हमने बात की, एक शांति स्थापित करने की बात करता है। तो इंडिया के पास एक मौका है, एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर कि वो अपनी सुरक्षा और जो उसकी रक्षा है उससे जुड़े मुद्दों को एक व्यापक रूप से किसी प्लेटफॉर्म पे उठा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो एससीओ है वो टेरर फंडिंग है, या फिर जो टेररिस्ट की जो ट्रेनिंग होती है उसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। तो इंडिया ऐसे मुद्दों को उठा सकता है, और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको काउंटर करने में उसको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, अलगाववाद है, कट्टरता है, तो इन सभी के खिलाफ एससीओ है। तो ठीक है, एससीओ और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को टेररिज्म से लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, और पाकिस्तान की जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको कहीं ना कहीं कंटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो अपना 80% जो है ऑयल की जो उसकी नीड है उसको क्या करता है, उसको इम्पोर्ट करता है। और लेकिन हम देखते हैं कि जो पूरा सेंट्रल एशिया है, रशिया है, तो ये सब क्या है, ये सब
जो है यहाँ पर तेल और प्राकृतिक गैस जो है उसका प्रचुर भंडार है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को उसकी जो भी एनर्जी सिक्योरिटी है, जितनी भी उसको तेल और प्राकृतिक गैस की जो उसकी जो नीड्स हैं उसको पूरा करने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो बहुत लंबे समय से जो तापी जो है तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया की जो पाइपलाइन है, आईपीआई है, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, जो काफ़ी समय से जो प्रोजेक्ट्स लटके हुए हैं, इंडिया का एससीओ में मेंबर बनने के बाद, परमानेंट मेंबर बनने के बाद का बहुत हद तक जो है इन प्रोजेक्ट्स को भी और जल्दी से पूरा किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि जो इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको इंश्योर करने के लिए भी एससीओ जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इसके बाद हम देखते हैं गेटवे टू सेंट्रल एशिया एंड यूरेशिया। जैसा कि हम जानते हैं कि सेंट्रल एशिया के किसी भी देश की सीमा जो है भारत से नहीं मिलती है। तो इसलिए और इंडिया को अगर सेंट्रल एशिया यूरेशिया जाना होता है तो वो पीओके या पाकिस्तान से होके ही गुजर सकता है। लेकिन अगर वो एससीओ का पार्ट है तो तो उसके पास एक ऑल्टरनेटिव रूट उसे प्रदान करता है, जैसे कि कजाकिस्तान से होके या तुर्कमेनिस्तान से होके। तो यहाँ पर उसे एक न्यू बिजनेस कॉरिडोर जो है उसका हिस्सा बनने में उस इंडिया को मदद मिलती है। और यहाँ पे एक उसे अपने ट्रेड टाइप्स करने में, इकोनॉमिक टाइप्स करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, जिससे कि इंडिया का आर्थिक विकास जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच। जब इंडिया किसी ग्रुप का मेंबर होता है, वहाँ पे जाके उसके जब इकोनॉमिक टाइप्स, ट्रेड टाइप्स होते हैं, तो वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, वहाँ तक भी इंडिया को अपनी पहुँच बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि सेंट्रल एशिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वहाँ पे सेंट्रल एशिया है, या फिर हम कह सकते हैं चाइना है, जहाँ पे कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एनर्जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इनके सब बहुत ज़्यादा प्रचुर भंडार हैं। तो इंडिया के कहीं ना कहीं वहाँ जो वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ तक भी अपनी पहुँच बनाने में इंडिया को मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं रिजॉल्व इश्यूज विद नेबरिंग कंट्रीज लाइक चाइना एंड पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ मुद्दों के पे भी हल कर सकता है, क्योंकि जब कोई भी मीटिंग होती है तो उसके साथ साथ इंडिया जो है वो अपनी एक इनफॉर्मल मीटिंग भी पाकिस्तान और चाइना के साथ कर सकता है, जिससे कि उनके जो टेंशन्स हैं उसको रिजॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे कि और कंट्रीज़ के सामने भी वो लोग अपने मुद्दे रख सकते हैं, जिससे कि उनके बीच की जो टेंशन्स हैं उसको हल किया जा सकता है। इसके बाद नेटो ऑफ द ईस्ट, इसको पूर्व का नेटो भी कहा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जितने भी बहुत कम ही देश हैं जहाँ पे कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जिसमें और जो एससीओ है उसमें 4 मेंबर्स ऐसे हैं 8 में से जिनके पास की न्यूक्लियर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, इंडिया है, चाइना है, रशिया है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये नाटो को काउंटर करने वाले ग्रुप के तौर पे भी इसको देखा जा सकता है। तो इसलिए इंडिया के लिए जो एससीओ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके भी सुरक्षा सहयोग को बढ़ाता है। और जितने भी जो जैसे टेररिज्म है, नशीले पदार्थ की जो स्मगलिंग होती है, साइबर सिक्योरिटी के इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इन सब पे भी जो है एससीओ जो है वो काम करता है। और इसका ये उद्देश्य है कि जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, नशे, ड्रग्स की स्मगलिंग है, साइबर सिक्योरिटी से जितने जो थ्रेट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को एक कंट्री से मतलब हर जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ शेयर करके इन सभी प्रॉब्लम से निपटा जा सके। तो इंडिया को इन सब प्रॉब्लम से भी निपटने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अगर वो एससीओ का पार्ट है तो। ठीक है, तो इसके साथ ये तो हो गई बहुत ही रोज़ी पिक्चर, लेकिन अब इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। एक नज़र अब हम उस पर डाल लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ चाइना एंड रशिया। चीन और रूस की उपस्थिति जो है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, ये इंडिया के लिए एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जो चाइना और रशिया जो है ये इसके क्या हैं, फाउंडर कंट्रीज़ हैं, ये इसके फाउंडर मेंबर्स हैं। और
साथ साथ जो रशिया और चाइना जो है, अगर इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो हैं वहाँ उसका हिस्सा है, तो इंडिया को कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने में थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो सकती है। तो ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पे है कि वो अपनी अपनी जगह, अपना स्टेटस, अपना रोल जो है वो कैसे अच्छे से निभाए। इसके बाद है वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव किसका है? वो चाइना का है। लेकिन और जो इंडिया जो है वो इस पूरे इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है, ठीक है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। लेकिन इसके और जितने भी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं इंडिया पे बहुत बड़ा प्रेशर होगा कि वो भी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पार्ट बने। तो इंडिया के लिए ये भी बहुत बड़ी एक चुनौती उसके सामने है। डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच बहुत ज़्यादा अंतर है। वो टेररिस्ट के नज़रिए को देख लें या फिर अफ़गानिस्तान के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद रहता है। तो इस तरीके से कैसे म्यूचुअल कॉपरेशन को बढ़ावा दे के, किस तरीके से तालमेल बिठा के मेंबर कंट्रीज़ के साथ इंडिया को आगे बढ़ना है, ये भी इसके लिए एक चुनौती है। तो इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? इसके लिए ज़रूरी है कि रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन बहुत ही ज़रूरी है। क्षेत्रीय सहयोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंडिया को अपने नेबर्स के साथ अपने संबंध अच्छे करने हैं, चाइना के साथ अच्छे करने हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छे करने हैं, तो इंडिया के पास एक प्लेटफॉर्म है, एक मौका है जहाँ पे कि वो अपने रिश्तों को अपने नेबर्स के साथ सुधार सकता है। बेटर नेबर्स, ठीक है, तो साथ ही उसको बेहतर पड़ोसी होंगे। और अगर इंडिया का अपने पड़ोसी देश के साथ अगर उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो उसके लिए इंडिया के पास एक मौका है कि वो अपने पड़ोसी देश के साथ एक अच्छे संबंध बना सके, ठीक है। जैसे तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, उसके साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाने के बाद ही वो अपने नेबर्स के साथ वो अच्छे रिश्ते बना सकता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं जियोपॉलिटिकल रिलेशन उसको बनाने में आसानी होगी। और अगर वो इतना बड़े किसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो स्टेटस है वो भी बहुत ज़्यादा एनहांस होगा। इंडिया का जो स्टेटस जो इंटरनेशनली जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस होगा। तो उसका अंतर हम कह सकते हैं कि इसका जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व है जो है इंडिया का, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है अगर वो इसका पार्ट हो। और रिसेंटली में हम देखते हैं कि जो एससीओ की मीट हुई है, ठीक है, नवंबर में जो है एससीओ की मीट हुई है, जो कि एक वर्चुअल मीटिंग थी। यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, और जिससे कि हम देखते हैं कि एससीओ से किस तरीके से हम अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एससीओ की मीटिंग में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी कि हमें एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, संप्रभुता है, उसका आदर करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनका पूरा इशारा क्या था कि जो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है पीओके में, या फिर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो स्टैंड ऑफ है अभी हमने देखने को मिला लद्दाख के रीजन में, तो वहाँ पे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये मुद्दे उठाए हैं एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो इंडिया के पास एक मौका है कि वो उसके जो जितने भी जो नेबर्स के साथ जितनी भी टेंशन चल रही है उसको इंटरनेशनली जो है वो उठा सकें और उसको रिजॉल्व करने में हमें मदद मिलेगी। इसके साथ साथ उन्होंने, जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने इलीगल वेपन की जो स्मगलिंग होती है, जो ड्रग्स की जो तस्करी होती है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ऐसे मुद्दों को भी इस प्लेटफॉर्म पे उठाया था, जिससे कि हम इस प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इंडिया है यहाँ पे इंडिया की जो रोल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है पूरे क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उसको भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था। इंडिया का बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो कि वो रीजन में लगा रहा है, जिसको लगाने में मदद कर रहा है, जिससे कि जो पूरे रीजन में उसकी कनेक्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ सके। जैसे कि चाबहार पोर्ट है ईरान में, जो इंडिया जो लगा रहा है, ठीक है, चाबहार पोर्ट है। इसी के साथ साथ जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, इस पर भी इंडिया जो है वो काम कर रहा है, जो कि मुंबई से लेके यूरोप, ठीक है, यूरोप के बीच जो है सी रूट, रोड रूट और रेल नेटवर्क की स्थापना की जा रही है, जिससे कि मुंबई से यूरोप को कनेक्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पर
इंडिया के रोल को देखा जा रहा है, इंडिया के सिग्निफिकेंट रोल को देखा जा रहा है, जो कि वो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्ले कर रहा है। इसके साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि यूएन जो है वो उसका 2021 से वर्ष 2021 से एक वो नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है यूएन का, यूनाइटेड नेशन का। तो पूरे जो रीजन के जो अपने मुद्दे हैं, अपने इश्यूज हैं, उसको भी उठाने के लिए जो है इंडिया को मदद मिलेगी। तो इंडिया के लिए हम इसलिए देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर इंडिया के लिए महत्व रखता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो एससीओ है ये क्या है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसके जो है अगेंस्ट इस ग्रुप को माना जाता है। और इंडिया की जो बढ़ती जो इंडिया जो पार्ट है क्वाड का, ठीक है, क्वाड का जो है जिसके कि मेंबर्स कौन कौन है, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया को जो एससीओ के मेंबर्स हैं उनके मन में गलत एक पैदा कर सकता है, एक गलत संदेश दे सकता है कि जो इंडिया है उसकी जो नज़दीकी है वो बहुत ज़्यादा अमेरिका से बढ़ रही है, जो कि रशिया और चाइना को जो है वो नाराज़ कर सकता है। तो इस वजह से जो इंडिया को जो अपनी डिप्लोमेसी है उसको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है, ताकि जो है वो एससीओ का भी फ़ायदा उठा सके और साथ साथ जो अलग उसके जो भी ग्रुप्स का पार्ट है वहाँ से भी वो अपनी जो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में जो उसको मदद मिले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो पेपर नंबर 2 का एक और क्वेश्चन। अब हम पेपर नंबर 3 पे मूव ऑन करेंगे। तो पेपर नंबर 3 का क्वेश्चन है, व्हाट आर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू इराडिकेट इट। भारत में गरीबी के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं, साथ ही इसे मिटाने के उपाय भी सुझाएं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आखिर पॉवर्टी या फिर गरीबी होती क्या है। गरीबी या पॉवर्टी एक ऐसी स्थिति है जब कोई व्यक्ति जो है अपनी उत्तरजीविता या फिर अपने सर्वाइवल के लिए उसको कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसकी आवश्यकता होती है। जब वो व्यक्ति जब वो उसकी वो सर्वाइवल के लिए जब बुनियादी ज़रूरतों से भी जब कोई व्यक्ति जो है वंचित हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गरीबी कहते हैं। कि हम कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। तो ऐसी कौन कौन सी आवश्यक जो है हमारी सर्वाइवल के लिए कौन कौन सी एसेंशियल सर्विसेज हैं, वो है जैसे कि जैसे हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सुरक्षित पेयजल जो है वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। तो जब किसी इंसान की या जब किसी व्यक्ति की पहुंच इन बेसिक नेसेसिटीज़ तक नहीं हो पाती, तो हम उसे कहते हैं कि वह व्यक्ति जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। तो जब कोई व्यक्ति जो है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति जो है वो गरीब है। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर क्या क्या कारण है, इन भारत में क्या क्या कारण है गरीबी के। तो सबसे पहले कारण क्या है, वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडिया की पॉपुलेशन जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इंडिया जो है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे विश्व भर में। तो यहाँ पर किसी देश की अगर जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर भी बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। और इसी कारण से जो इंडिया में जो निरक्षरता है, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, और वित्तीय संसाधन जो है, हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण जो पर कैपिटा इनकम होती है उस पर भी हमें नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, और लोगों की जो पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंडिया में जो पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं एक ही कारण है। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि सभी संसाधन पे जो है जोर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस वजह से जो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2026 तक इंडिया की पॉपुलेशन कितनी होगी, 1.5 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी
है कि हर साल, ठीक है, उनकी हर साल जो है करीब 20 मिलियन जो है जॉब्स को क्रिएट करना ज़रूरी है, तभी जाके हम इंडिया की जो पॉवर्टी लेवल है उसको हम कर सकते हैं। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो भी बहुत बड़ा कारण है गरीबी का, क्योंकि लोग के पास जब नौकरी नहीं होगी, उनके पास जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को, जो उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उसको भी पूरा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज लो स्किल डेवलपमेंट, कम कौशल विकास। लोगों के पास इतनी स्किल्स नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वाइट कॉलर जॉब्स में जो है वो एब्जॉर्ब हो सकें। तो वो जो लोगों के पास जो स्किल सेट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उनको हायर पेड जॉब्स जो है वो नहीं मिलती हैं, और जो लोग होते हैं वो छोटा मोटा जो है मैकेनिकल वर्क करके ही अपनी जो जीविका है जो है चला रहे हैं। तो इस वजह से भी इंडिया में गरीबी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन बहुत बड़ा कारण है। मुद्रास्फीति बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो इतनी भी बुनियादी वस्तुएं हैं, हम उनकी लगातार जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, और जो कि एक गरीबी का बहुत ही प्रमुख कारण है, बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि लोग अपनी जो है किसी वस्तु की ज़्यादा कॉस्टिंग की वजह से जो है वो उसका अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से उनको गरीबी रेखा के नीचे रखा गया है। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया जो परचेसिंग पावर है जो मनी की, वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है। अगर किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये भी हैं, तो वो उससे बहुत ही कम सामान खरीद पा रहा है, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। इस वजह से भी इंडिया में गरीबी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद ओवरबर्डन एग्रीकल्चर सेक्टर, अधिक बोझ वाले कृषि क्षेत्र। ठीक है, कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर में हमारी करीब 50% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में एब्जॉर्ब है, और लेकिन इसका जीडीपी में हिस्सा कितना है, वो हार्डली कितना है, 17 से 18% की हिस्सेदारी है। तो हम देखते हैं कि कि जब कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है उस पर बर्डन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन को बहुत सारे पॉपुलेशन को की आजीविका जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही जुड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पर इतने व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा है, और यही कारण है कि जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, जो किसान लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो गरीबी की मार उनको झेलनी पड़ रही है। इसके बाद हम देखते हैं लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की कम दर। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक विकास है, वो बहुत ज़्यादा कम है। इसकी वजह से जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बहुत कम है, जो कि एक गरीबी का कारण है। सोशल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इंडिया में गरीबी के लिए, जैसे कि कास्ट सिस्टम है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, कास्ट सिस्टम है। लोग जो हैं दूसरी कास्ट या लोअर कास्ट के लोगों को जो है बहुत अच्छी जॉब देना प्रेफर नहीं करते। जितने भी अगर हम देखें तो मैनुअल स्कैवेंजर्स जो हैं, उनके पास उनको अगर मेन स्ट्रीम, अगर उनको हम मैनुअल स्कैवेंजर्स के अगर हम कहें कि उनको ये काम नहीं करना है, लेकिन उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो है हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो उन्हें बहुत ही घृणी नज़रों से देखते हैं। तो इसकी वजह से भी जो है यहाँ पे गरीबी जो है वो उसने बहुत ही व्यापक रूप ले रखा है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, एक खेत है, वहाँ पे 5 भाई हैं, उन सबको जब उनको हिस्से मिलता है, तो जो उनका जो लैंड का जो हिस्सा होता है वो बहुत ही छोटा छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की प्रोडक्टिविटी, जो उत्पादकता है, उस पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो उत्पादकता बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो लोग की इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। इलिटरेसी बहुत बड़ा कारण है इंडिया में गरीबी का, निरक्षरता, क्योंकि लोग लिटरेट नहीं है, तो इसलिए उनको अच्छे से अच्छा जॉब नहीं मिल पाता है। वो एक फॉर्मल जॉब जो होती हैं, फॉर्मल सेक्टर में उनको जॉब नहीं मिल पाता। इंडिया में हार्डली 10% लोग जो हैं वो ही केवल फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। करीब 90% जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके पास कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। इस वजह से भी इंडिया में जो है गरीबी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लो लेवल ऑफ इनकम या फिर इनकम इनइक्वालिटी, जैसे कि हमने बात की कि 90% जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जहाँ पे कि उनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, और उनको जो बहुत ही कम वेजेस पे काम कराया जाता है। जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं उनको भी बहुत ज़्यादा जो है कम वेजेस दी जाती हैं। तो लो इनकम है, इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। ऑक्सफैम की अगर हम रिपोर्ट देखें तो 1% लोगों के पास जो है
60% जो है वो 60% जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। तो हम देखते हैं कि इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है और ये भी एक गरीबी का कारण है इंडिया में। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर क्या क्या मेजर्स, क्या क्या उपाय लेके, क्या क्या हम मेजर्स ऐसे कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे कि गरीबी को कम कर सकें इंडिया में। तो सबसे पहले है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के एक्चुअली होता क्या है कि इंडिया में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। बहुत सारे जगह हमें कई बार देखते हैं कि लोग जो हैं वो अपनी ज़मीन तक बेच के जो है किसी अपने निजी व्यक्ति का जो जो भी उनके जो उनके रिश्तेदार हैं उसका इलाज कराते हैं। तो क्या होता है, उनके जो लैंड बिक जाता है, पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, जिससे कि वो लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हेल्थ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि भारत सरकार जो आयुष्मान भारत लेके आई है, जिसके अंतर्गत जो है हर फैमिली को 5 लाख रुपए का जो है इंश्योरेंस मिलेगा। वो तो इस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं को बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो लोगों की प्रोडक्टिविटी है उसको भी हम बढ़ा सकें और लोग जो हैं उनके इनकम लेवल को हम बढ़ा सकें। एजुकेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज भी इंडिया में जो लिटरेसी रेट है करीब 7 दशकों बाद भी कितना है, 75% है। 25% लोग आज भी जो हैं वो इलिटरेट हैं। तो ज़रूरी है कि हम लोगों को एजुकेशन दें ताकि वो खुद से अपना रोज़गार ढूंढ सकें। और वोकेशनल स्टडीज़ पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, व्यावसायिक अध्ययन पे ध्यान देना ज़रूरी है, ताकि लोगों के अंदर हम स्किल्स को जो इनकलकेट कर सकें और उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर सकें। इक्वल वेजेस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, समान मजदूरी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो इनकम इनइक्वालिटी है समाज में उसको हम कम कर सकें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास पर जोर देना ज़रूरी है, जिससे कि रोज़गार के अवसर जो हैं और ज़्यादा बढ़ सकें। जैसे जैसे हमारा आर्थिक विकास होगा वैसे वैसे नई इंडस्ट्रीज़, नई तरह की सर्विसेज आएंगी, तो और लोगों को रोज़गार वहाँ पे उपलब्ध कराया जा सकता है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम को भी ला के हम जो है गरीबी को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम में क्या होता है कि हम ये नहीं देखते कि लोगों का स्टेटस क्या है, उनकी इनकम कितनी है। जितनी भी लोग हैं इंडिया में, जितनी भी पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है, उनको एक मिनिमम अमाउंट दे दिया जाएगा हर महीने, जिससे कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो इस तरीके से भी हम इंडिया में गरीबी को कम कर सकते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करके। इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र में सुधार करने के साथ करेंगे तो हमारे जो हमारे जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, वो जो है वो गरीबी रेखा के ऊपर आ सकती है। तो एग्रीकल्चर में सुधार करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ पे जो इन प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके और जो किसानों की इनकम को जो है और पर ज़्यादा हम बढ़ा सकें। चेक पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि के जो है उसको हमें रोकना पड़ेगा, तभी हम जो है किसी भी क्षेत्र में जो है हम बहुत जल्दी जो है हम सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर पॉपुलेशन होगी तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो है हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे होते जा रहे हैं। इसी के साथ हम देखेंगे कि बहुत सारे सरकारी पहले गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं हम गरीबी को कम करने के लिए, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है बहुत सारे, जो इसको हम कहते हैं स्वरोजगार कार्यक्रम, जैसे कि जवाहर रोजगार योजना है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है। तो इसमें जो है सरकार जो है लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती है, जैसे कि स्किल इंडिया प्रोग्राम है। तो स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें कि लोगों के अंतर्गत कौशल का विकास किया जाए, ताकि उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सके। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें कि लोगों को वेतन दिया जाता है, काम कराया जाता है और उसके बाद उनको वेतन दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जैसे कि मनरेगा है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है। प्रोवाइडिंग बेसिक मिनिमम एमिनिटीज़, लोगों को मूल न्यूनतम सुविधाएं जो है वो भी प्रदान करने से गरीबी में बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों को कम रेट पे जो है
अनाज उपलब्ध कराते हैं। ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, जिसमें कि बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। मिड डे मील स्कीम है, बच्चों को जो है वहाँ पे स्कूल में खाना उपलब्ध कराया जाता है। आयुष्मान भारत है, जिससे कि हम लोगों के स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जिसमें इसमें भी इसके अंतर्गत भी हम लोगों को कम दर पे जो है अनाज उपलब्ध कराते हैं। तो ये बहुत सारे सरकारी पहल हैं, जिससे कि हम लोगों की बुनियादी जो मूलभूत जो हैं मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरी कर सकते हैं और उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो है वो पेपर नंबर 3 से है। और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प इन क्रिएटिंग अ डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट कोविड-19। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 के खिलाफ एक रक्षा प्रणाली बनाने में कैसे मदद की है। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने एक बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है पूरे पैंडमिक के दौरान। यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, लोगों को बहुत तरीके से जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और उनको कोरोना वायरस को फैलने से बहुत ज़्यादा रोकने में मदद किया है पूरी डिजिटल टेक्नोलॉजी में। डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम कह सकते हैं कि इसने हमें सामाजिक दूरी को बनाते हुए या उसको पालन करते हुए हमें पूरी दुनिया से जोड़े रखा है। तो ये सब काम किसका है? ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही हो रहा है। WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने 2019 में ये कह दिया था कि हमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए या फिर जो बेहतर सेवाएं पहुंचाने के लिए, जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको पहुंचाने के लिए हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए की मदद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा WHO ने 2019 में ही कह दिया था। लेकिन कोरोना पैंडेमिक के दौरान हमने देखा है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो एक नए आयाम पे हमने देखा है उसको हमने देखा है कि उसका एक बहुत ही नया रोल हमने देखा है और उसकी हमने बहुत अलग अलग तरीके के यूजेस देखे हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है उसने किस तरीके से पूरा एक रक्षा प्रणाली बनाने में मदद की है, हम इस क्वेश्चन में इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेली हेल्थ टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, जो टेली हेल्थ है या फिर ई मेडिकल सर्विसेज जो है उसको हम लोग देखते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा जो है नया हमें रोल देखने को मिला है संक्रमण से बचने के लिए, जो और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर पर प्रेशर को कम करने के लिए, ठीक है, उसके लिए ई मेडिकल सर्विसेज को स्टार्ट किया गया है। हर जगह हर क्लिनिक जितने भी डॉक्टर्स हैं वो ऑनलाइन काउंसलिंग दे रहे हैं, ऑनलाइन डायग्नोसिस कर रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है ई मेडिकल सर्विसेज को स्टार्ट किया गया है ताकि जो लोग हैं उनको संक्रमण से बचाया जा सके, हॉस्पिटल्स में लोगों को ना आना पड़े और उनको संक्रमण से बचाया जा सके। साथ साथ जो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के ऊपर ऑलरेडी इतना ज़्यादा बर्डन है, उनके बर्डन को कम करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का पूरा हेल्प लिया गया है। तो इसके लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, जो मेडिसिन्स हैं उसकी होम डिलीवरी की जा रही है, डायग्नोसिस किया जा रहा है ऑनलाइन कंसल्टेशन दिया जा रहा है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि जो टेली हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ हैं उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में ड्यूरिंग दिस पैंडमिक। ठीक है, और इसके साथ साथ एक ई संजीवनी जो कि सरकार द्वारा चलाया गया था, जिसमें कि सीनियर सिटीजन्स को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए और उनकी देखभाल करने के लिए जो है भारत सरकार द्वारा ई संजीवनी जो है वो चलाया गया था। मोबाइल ऐप्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हम देखते हैं। आरोग्य सेतु जैसे कि ऐप है, हम लोग जानते हैं। आरोग्य सेतु क्या है? ये कोरोना पॉजिटिव लोग, जो जितने भी कोरोना अफेक्टेड लोग हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए इस पूरी ऐप को विकसित किया गया था। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, इसमें सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आप कहीं बहुत ज़्यादा रिस्क पे तो नहीं है कि आप भी कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। तो उसके सेल्फ असेसमेंट के लिए भी इसमें ऑप्शन है कि आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। और इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है, जैसे कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है,
और जीपीएस टेक्नोलॉजी है जो कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकता है। इसमें पता लगाते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें पता लगाते हैं कि लोगों का मूवमेंट कहाँ हुआ है, जितने भी अफेक्टेड पर्सन हैं उनका मूवमेंट कहाँ हुआ है, और उसके ज़रिए हम सेल्फ असेस करके अपने आप को खुद को आइसोलेट कर सकते हैं अगर हम रिस्क में हैं तो, और जिससे कि वायरस के फैलने में जिसको कि वायरस के फैलने में रोकने में हमें मदद मिलती है। इसके साथ साथ और जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उन्होंने रिस्ट बैंड का भी इंट्रोड्यूस किया है जो कि लोगों को सामाजिक दूरी बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जीपीएस टेक्नोलॉजी। ठीक है, जीपीएस टेक्नोलॉजी ने भी हमें बहुत ज़्यादा मदद की है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। उसने हमें बताया है कि हमारे जो आसपास में हेल्थ केयर सेंटर कौन से हैं, ठीक है, निकटतम स्वास्थ्य सेवा केंद्र का पता लगाने के लिए, और जितने भी जो अफेक्टेड पर्सन हैं उनके मूवमेंट के लिए, ठीक है, वो लोग कहाँ मूव हुए हैं वो भी पता लगाने के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और जिसकी वजह से जो है जो वायरस को फैलने में वायरस की रोकथाम के लिए हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली है। इसके बाद हम देखेंगे टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा कम किया गया है और सामाजिक दूरी का जो है पालन किया गया है। इससे हम दूर बैठे किसी से भी बात कर सकते हैं, जैसे कि वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं। डॉक्टर्स की वर्चुअल मीटिंग बहुत ज़्यादा हुई है जिससे कि उन्होंने सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा उन्हें मदद मिली है। जितने भी हाई डिप्लोमेसी मीटिंग्स होती हैं, हाई ब्यूरोक्रेटिक मीटिंग्स होती हैं, उसमें भी उन लोग टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आजकल सारी मीटिंग्स हो रही है, जैसे कि G20 की मीटिंग है, ब्रिक्स मीटिंग है, आसियान मीटिंग है, सब कुछ टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहा है। और इसमें क्या होता है, इसमें इंटरनेशनल कॉपरेशन, इसमें इंटरनेशनल सहयोग भी लिया जा रहा है कि किस तरीके से पूरे वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग ने भी सॉल्यूशंस को ढूंढने में बहुत ज़्यादा हमें मदद की है। इंक्रीज रोल ऑफ ई कॉमर्स की भूमिका जो है हमें पूरे पैंडमिक के दौरान देखने को मिली है, बड़ी हुई भूमिका देखने को मिली है। लोग जब बाहर नहीं जा सकते, सारी दुकानें बंद हैं, तो जो ई कॉमर्स है उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है दवाइयाँ पहुँचाने में, डेली नीड्स, डेली सप्लाई को पहुँचाने के लिए ई कॉमर्स ने भी बहुत ज़्यादा मदद हमारी की है। इसके बाद हम देखेंगे इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली है कि हम जो है लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लोग के किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, किस तरीके से क्या क्या हम प्रिकॉशंस लें जिससे कि हम कोरोना पॉजिटिव होने से बच सकें। बहुत तरीके की, जैसे कि हम टेलीविज़न पे देखते हैं, रेडियो पे देखते हैं, हमें हमारे जो इनफैक्ट जो भी मोबाइल है वो भी हमें इंफॉर्मेशन देती है कि किस तरीके से हमें जो है अपने आप को पूरे पैंडमिक से बचाए रखना है। डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल अर्थव्यवस्था भी हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर हम जो प्लास्टिक कार्ड्स, अपने जो प्लास्टिक मनी यूज़ करते हैं तो उससे भी जो वायरस फैलने का जो डर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि जो करेंसी नोट्स हैं उससे भी वायरस बहुत हद तक फैल सकते हैं। लेकिन अगर हम डिजिटल प्लास्टिक मनी यूज़ करते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं हमें वायरस को, पैंडमिक को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ड्रोन्स और रोबोट्स का भी हमने बहुत ज़्यादा देखा है इनका रोल, क्योंकि ड्रोन्स और रोबोट्स जो हैं उन्होंने मदद की है हमें किसमें, सैनिटाइज करने में, ठीक है, चीज़ों को सैनिटाइज करने के लिए मदद की है। रोबोट्स को डिप्लॉय किया गया है ताकि जितने भी क्वारंटीन पीपल हैं, जितने भी जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको उनको फूड पहुंचाने के लिए, फूड एंड मेडिसिन डिलीवरी के लिए रोबोट्स का यूज़ किया गया है। ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है जिससे कि वो जिससे कि वो जगह जगह सैनिटाइज कर सके, डिसइंफेक्टेंट को जो है वो छिड़काव के लिए, स्ट्रीट की पेट्रोलिंग के लिए, फूड और मेडिसिन की डिलीवरी के लिए, जहाँ पे कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे फूड और मेडिसिन की डिलीवरी के लिए ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है। इनफैक्ट जो पुलिस है वो भी अपने सर्वेलेंस को बढ़ाने के लिए और अनाउंसमेंट करने के लिए ड्रोन्स की मदद ले रही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसने हमें पैंडमिक में बहुत ही ज़्यादा मदद की है, वायरस को कंटेन करने में, पूरी महामारी को फैलने से रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद की है। ह्यूमनॉइड सायाबोट जो कि केरला में है, ठीक है, ह्यूमनॉइड साया बॉट, ठीक है, जो कि केरला में एक रोबोट को लगाया गया है जो कि
खुद से ही जो है वहाँ पे सैनिटाइजेशन प्रोसेस को करता है। ठीक है, वहाँ पे जो जितनी भी जगह कंटेनमेंट जोन है, हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर जो है वो खुद से ही सैनिटाइज पूरी एरिया को करता है। तो सैनिटाइज करने में, डिसइंफेक्टेंट को छिड़कने में जो है ड्रोन्स और रोबोट्स ने बहुत ज़्यादा मदद की है। यहाँ तक कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, उसने भी जो उनकी जो गरुड़ पॉलिसी है ड्रोन को ऑपरेट करने में, उसमें भी बहुत ज़्यादा छूट दी है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, ताकि ड्रोन की मदद से जगह जगह पर छिड़काव किया जा सके डिसइंफेक्टेंट का। इसके बाद हम देखेंगे कॉमन डेटा सेंटर्स जगह जगह पे सेटअप किए गए हैं, उनका गठन किया गया है, जो कि हमें बताता है कि कितने कहाँ पे किस एरिया में या किस हॉस्पिटल में कितने बेड्स और कितने वेंटिलेटर्स जो हैं वो उपलब्ध हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो उसने हमें कोरोना वायरस को कंटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद की है। इसके अलावा हम देखते हैं GIS, ठीक है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, ये भी GIS मैपिंग के ज़रिए भी वायरस को फैलने से रोकने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली है। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कॉमन सेंटर्स हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जगह जगह पे सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पे कि ये लोग बहुत तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि इन्वायरमेंट में या फिर कंटेनमेंट जोन कहाँ पर है, और जिससे कि वहाँ पे लोगों को आइसोलेट कर सकें और वायरस को फैलने से हम रोक सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को जो अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, अपना दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है, और टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा जो है अपनाने की ज़रूरत है। जो लोग अब तक टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं बन पाए थे, वो भी इस पैंडमिक के बाद जो है लोगों को जो है मदद किया है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। जो लोग थे, जैसे कि जितने भी छोटे वेंडर्स थे जो कि फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट नहीं थे, उनको भी फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बनने में मदद की है, क्योंकि अब वो जो है वो पेटीएम के ज़रिए या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ज़रिए जब वो पैसे रिसीव करते हैं, तो उनकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो पूरी फॉर्मल होती है। तो इससे उनको जो है फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनाने में भी हमें मदद मिली है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डिजिटाइजेशन है, उसने हमें इस टफ टाइम में बहुत ज़्यादा मदद की है, और इसलिए हमें ज़रूरत है कि हमें एक लीगल और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क लाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो साइबर थ्रेट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं, पर्सनल डेटा के जो चोरी होने के इश्यूज़ हैं, उसको हम लोग कहीं ना कहीं जो है उन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें, जिससे कि लोग जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा अपनाने में ओपन रहें। ठीक है, तभी जो है ये पूरा जो टेक्नोलॉजी जो है, हमारा टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं हम सक्सेसफुल मानेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेटिंग वैल्यूज इन एन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति में मूल्यों को बढ़ाने से परिवार की भूमिका पर चर्चा करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर वैल्यूज होते क्या है। सबसे पहले अगर हम वैल्यूज को समझे, तो वैल्यूज क्या है? वैल्यूज एक ऐसे सिद्धांत हैं जो कि किसी व्यक्ति के विचारों को और उनके कार्यों को निर्देशित करते हैं। जो हमारे वो एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, जो मूल्य जो हैं वो हमारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे सिद्धांत हैं जो कि हमारे कार्य करने के तरीके को, हमारे थॉट प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये जो वैल्यूज़ होते हैं, ये हर कल्चर टू कल्चर अलग हो सकते हैं, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग हो सकते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक इंडिविजुअल या फिर पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं। मूल्य क्या होती हैं? पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं। जो कुछ मेरे लिए सही है, हो सकता है वो आपके लिए गलत हो, तो लेकिन मैं अपने मूल्य के अगर अनुसार चलूँगी, तो मेरा थॉट प्रोसेस उसी तरीके से होगा, और मेरे मूल्य जिस तरीके से होंगे मैं उसी तरीके से कार्य करूँगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे मूल्य होते हैं वो हमारे एक्शन को गाइड करते हैं, वो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं। तो आखिर फैमिली का क्या रोल है?
ठीक है। तो फैमिली का क्या रोल है पूरे वैल्यूज़ को जो है इनकलकेट करने में किसी इंडिविजुअल को, अब हम उसको देख लेंगे। तो जो फैमिली जो होती है हमारी, जो हमारा परिवार होता है, वह किसी भी व्यक्ति का पहला समाजीकरण संस्थान होता है। ठीक है, वो एक फर्स्ट सोशलाइजेशन इंस्टीट्यूशन होता है, और जितना जो जो भी बच्चा जो शुरू में सीखता है वो अपनी फैमिली से ही सीखता है। तो उसकी फैमिली की वैल्यूज़ कैसी हैं उससे वो बहुत ज़्यादा सीखता है। तो इसलिए जो फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी व्यक्ति में वैल्यू को इंस्टिल करने के लिए। ये जो वैल्यूज़ होते हैं, जो मूल्य होते हैं, ये एक ये अफेक्टिव कंपोनेंट होता है, मतलब कि ये फीलिंग से जुड़े होते हैं। और जिस तरीके से हमारी परिवेश होती है, जिस तरीके से हम सोशलाइज करते हैं लोगों से, जैसे कि अगर हम फैमिली से जिस तरह से सोशलाइज करेंगे उसी तरीके से हमारे जो मूल्य होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी फैमिली में जो है बहुत ही ज़्यादा दिखाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा करेजियस है और ऑनेस्टी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, तो बच्चे भी उसी तरीके से जो है ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, करेजियस होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फैमिली है वो एक फर्स्ट सोशलाइजेशन इंस्टीट्यूशन है, पहला समाजीकरण संस्थान है, जो कि बच्चों में, किसी भी इंडिविजुअल में जो वैल्यूज़ को, मूल्य को इंस्टिल करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे पेरेंट्स एक्ट एज अ रोल मॉडल। ठीक है, माता पिता जो है वो रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है। अगर हम उसे कुछ बोलें कि बेटा सिगरेट पीना खराब बात है, लेकिन अगर वो अपने फादर को रोज़ देखेगा कि वो सिगरेट पीते हैं, तो बच्चे को नहीं लगेगा कि वो खराब चीज़ है। बच्चा भी वही उसी तरीके से जो है उसका माइंडसेट जो है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से जो जो हम कहते हैं जो वही हमें करना भी चाहिए। जो इस तरीके से हम कहते हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं, हमारे एक्शंस उसी को हमारे जो है उसी के अनुसार होने चाहिए एक्शंस। तभी जो है बच्चा जो है वो राइट वैल्यूज़ को सीखेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर। पारिवारिक संरचना का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो जैसे कि हम इंडिया में जानते हैं कि यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज भी बहुत ज़्यादा हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज भी बहुत ज़्यादा हैं, एकल परिवार भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हर फैमिलीज़ के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। जैसे कि अगर हम जॉइंट फैमिली की बात करें, तो जॉइंट फैमिली में जो बच्चे पले बड़े होते हैं उनमें एक कॉपरेशन की भावना आती है, वो एक दूसरे को सहयोग देते हैं, उनके केयरिंग की भावना जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो रिलेशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन यही जो बच्चे जो जिनका परिवेश जो होता है वो एकल परिवार में होता है, वो उतने अच्छे से रिलेशंस के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। वो लोगों के साथ जो है वो सहयोग करने में उनको बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। वो जो बच्चे जो एकल परिवार के होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुले विचार के होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और वो जो है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग जो है उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जितने भी जो जॉइंट फैमिली में बच्चे होते हैं उन पर जो है अक्सर देखा जाता है कि चाचा ने, ताऊ ने या फिर दादा ने, किसी ने अपने जो है अपने डिसीजंस को उन पर थोपा होता है। लेकिन यहाँ पे जो एकल परिवार के जो बच्चे होते हैं उनमें डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो होती है, वो खुद से अपने लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। तो हर फैमिली का, हर जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसके अपने कुछ नेगेटिव्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। तो किस तरीके को कोई फैमिली किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देती है, बच्चा वही सीखता है, और उसमें उसी तरीके के वैल्यूज़ जो है वो इनकलकेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रोल ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, जो हमारे जो माता पिता, जो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी जो होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों में वैल्यूज़ को इंस्टिल करने का। क्योंकि अक्सर जो होता है दादा दादी जो होते हैं वो बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। वो किस तरीके की कहानियाँ सुनाते हैं, उसका मॉरल क्या होता है, बच्चों में उसी तरीके से वैल्यूज़ जो है वो इनकलकेट हो जाती हैं। इसी के साथ अगर घर में दादा दादी होते हैं और अगर माता पिता जो हैं उनके वो सुबह उठ के दादा दादी का पैर छूते हैं, तो बच्चे यही चीज़ देखते हैं और वो आगे चल के जो है बड़ों की रिस्पेक्ट करना जो है वो सीखते हैं। उनमें भी वो आदत आ जाती है कि वो भी जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं उनके सुबह उठ के पैर छुएं। तो इस तरीके से किस तरीके से वैल्यू इनकलकेट करनी है ये डिपेंड करता है फैमिली के ऊपर, और ये ग्रैंड पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि पेरेंट्स जो करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। तो अगर पेरेंट्स जो है अपने माता पिता का पैर छुएंगे तो बच्चे जो है वही सीखेंगे, और आगे चल के वो भी एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे।
नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट कंफर्ट स्टडी। ये कॉन्टैक्ट कंफर्ट स्टडी एक की गई थी, जिसमें कि ये पता लगाया गया था कि जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि बचपन से ही पर्सनल टच मिला होता है माता पिता का, वो बच्चे क्या होते हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल होते हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड फील करते हैं। ठीक है, वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड फील करते हैं। उनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी बच्चा जो माता पिता की व्यक्तिगत स्पर्श प्राप्त करता है, वह भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर होता है, वो इमोशनली स्टेबल होता है, और वो शांत होता है, दयालु होता है, और वो सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। फैमिली वैल्यूज़ पारिवारिक मान्यता भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। पारिवारिक मान्यता जैसी हमारी पारिवारिक मान्यता होती है, जो भी हमारी फैमिली वैल्यूज़ होती है, उसी तरीके से वो हम अपने जो है विचारधारा बनाते हैं सोसाइटी को लेके। तो हमारी जो फैमिली वैल्यूज़ अगर बहुत अच्छी है, तो हमारी सोसाइटी को लेकर भी विचारधारा बहुत अच्छी होगी। ये किसी भी व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी फैमिली वैल्यूज़ कैसी हैं, क्योंकि उसकी फैमिली वैल्यूज़ जिस तरीके से होगी, उसकी फैमिली जो है वो जिस तरीके से सोसाइटी को परसीव करेगी, उसी तरीके से बच्चा भी सोसाइटी को परसीव करेगा। अगर हम देखते हैं कि जो अगर कोई फैमिली है, अगर वो दूसरे कास्ट या रिलीजन के अगेंस्ट जो है बहुत ज़्यादा बोलते हैं, या फिर उसके प्रेजेंस में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो बच्चा भी वही सीखता है, और उससे जो सोसाइटी पे जो असर पड़ेगा वो नकारात्मक असर ही हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि आज जो बच्चा है वो कल को एक बड़ा इंडिविजुअल होगा, और वो फिर किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करता है, वो उसी तरीके से हमारी पूरी सोसाइटी जो है वो डेवलप हो जाती है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, रीति रिवाज बहुत ही ज़्यादा हमें वैल्यूज़ को इनकलकेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। किसी फैमिली में किस तरीके से ट्रेडिशंस और कस्टम्स को फॉलो किया जाता है, वो भी बच्चों में बहुत ही ज़्यादा मूल्य को इंस्टिल करने में मदद हमें करता है। एटीट्यूड डेवलप करने में भी फैमिली बहुत ज़्यादा मदद करती है, कि किस तरीके से सोसाइटी के प्रति उसका एटीट्यूड होता है, ये भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। कौन करती है? फैमिली करती है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, जब लोग जो है जब कई फैमिली में जो है किसी का कोई भी कार्य किया जाता है, या फिर एक साथ मिलकर जब कार्य करते हैं, तो उससे भी जो है लोगों के अंतर्गत या फिर बच्चों के अंदर जो है वो एक साथ काम करने की टीम स्पिरिट जो होती है वो भी इनकलकेट होती है। तो ये तो हो गए सारे पॉजिटिव, लेकिन कई बार हमने देखा है जो फैमिली है वो नेगेटिव उसके आउटकम्स भी हमने बहुत ज़्यादा देखे। जो फैमिली का इन्फ्लुएंस होता है उससे बहुत ही ज़्यादा, जो कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिससे कि बच्चों पे नकारात्मक असर पड़ता है, नेगेटिव आउटकम्स हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, कुछ जैसे कि कोई फैमिली होती है जो बहुत ही जैसे पावरफुल है, या फिर जो फैमिली है जिसमें कि जो बहुत ही ज़्यादा मतलब करप्शन या फिर उसमें इन्वॉल्व रहती है, गैर कानूनी ढंग से के कार्य में जो है इन्वॉल्व रहती है, तो वहाँ के बच्चों में जो है वो उसी तरीके से जो वैल्यूज़ जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ है, जो फैमिली है, उसका वैल्यूज़ इनकलकेट करने में पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। हम किसको ज़्यादा उसमें हम प्रेफरेंस देते हैं, वो एक फैमिली पे डिपेंड करता है, और वही बच्चा आगे चल के सीखता है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।